ट्रुथ या अल्टीमेट एग्जिस्टेंस है वो किसका है। इस प्रश्न के बेसिकली दो प्रश्न हैं, इसको दो प्रश्नों में तोड़ लेते हैं। एक प्रश्न ये है कि अल्टीमेट एग्जिस्टेंस कितने हैं, नंबर कितना है। अंततः जितनी सत्ताएं हैं उनका नंबर कितना है, एक ही है या ज्यादा है या दो हैं या 10 हैं कि 50 हैं कि 100 हैं कि 1000 हैं। एक तो ये सवाल है। और दूसरा ये कि जो अंतिम सत्ता है उसकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब वो कैसी है सत्ता, उसका नाम क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी क्या है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जिज्ञासु व्यक्ति के मन में दोनों प्रश्न साथ साथ ही आए होंगे। ये एक ऐसा तो है नहीं कि एक प्रश्न पहले आएगा एक बाद में आएगा, साथ साथ ही आए होंगे। और जब हम सोचते हैं तो हमारे पास सोचने के दो तरीके होते हैं सामान्य रूप से, तीसरा बाद में आता है। कोई आपसे पूछे कि भाई इस संसार में अंतिम सत्ताएं कितनी हैं, तो एक नजर में तो भाव यह आता है कि भाई इतना वैविध्य, डाइवर्सिटी दिख रही है, सब तो सत्य ही है, हम किसे खारिज करें। तो पहला आंसर स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोगों के मन में आता है, जिसको हम बोलते हैं प्लुरलिज्म, यानी कि अनेकवाद या बहुत्ववाद। यानी बहुत सारी अंतिम सत्ताएं हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी अंतिम सत्ताएं हैं। सरल भाषा में कहें, लोहा भी अंतिम सत्य है, लकड़ी भी अंतिम सत्ता है, पानी भी अंतिम सत्ता है, आग भी अंतिम सत्ता है, हवा भी अंतिम सत्ता है। मैं कैसे कह दूं कि हवा और पानी एक ही है? मैं कैसे कहूं कि आग और पानी एक ही है? अलग अलग है। और जब इतनी सारी चीजें अलग अलग हैं तो ये मान लेते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं, इसमें कहां कोई दिक्कत है। अच्छा, जब आप कहेंगे बहुत सारी हैं, आम आदमी को बहुत सारी दिख रही हैं, तो आपको भाव क्यों देगा? सोचेगा आप तो वही कह रहे हैं जो मैं भी देखता हूं, फिर आप किस बात को दार्शनिक हुए? तो दार्शनिकों को और धार्मिक लोगों को ना इससे चैन नहीं पड़ता है। उनको लगता है ना, इतनी सारी डाइवर्सिटी के मूल में कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। और मन करता है कि किसी एक पे ही सारा थोप दे। एक आते ही ना मन को बड़ा एक संतोष मिलता है कि चलो फाइनली पता लग गया कौन है। ये वाला सेटिस्फेक्शन इतना परेशान करता है कि कुछ लोगों ने कहा ना भाई, अंतिम सत्ता केवल एक है। और जिन्होंने कहा कि अंतिम सत्ता केवल एक है, इनको बोलते हैं मोनिज्म या मोनिस्ट, यानी एकवाद। एकवाद सिंपल, अनेकवाद एकवाद। अनेकवाद वो हैं जो कहते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं। एकवाद या एकवादी लोग वो हैं जो कहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है, बस। लेकिन इस बीच में कुछ और लोग उभरे और बोले कि ना, अंतिम सत्ता ना तो अनेक है ना एक है, बल्कि दो हैं। और इनका नाम पड़ गया ड्यूअलिज्म या द्वैतवाद, जिसका मतलब है कि अंतिम सत्ताएं दो हैं। अब आप सोचेंगे कि दो का लफड़ा कहां से आ गया? अनेक समझ में आ रहा है कि बहुत सारी हैं। भाई जैसे आप यहां पर इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे कह दूं कि मतलब लक्ष्मण जो है और जो दूसरा व्यक्ति है संजीव है एक ही व्यक्ति है? नहीं, अलग अलग व्यक्ति हैं, आप सब अलग अलग व्यक्ति हैं। और यदि मुझे सबको रिड्यूस करना है तो मैं एक में ही करूंगा ना कि एक ईश्वर है, उसी ने आप सबको बनाया। ये दो की बात कहां से आ रही है? लेकिन दर्शन में खास समस्या है, जिसकी वजह से कुछ लोग ड्यूअलिज्म की बात करते हैं और उनकी मजबूरी है करने की। क्यों करते हैं? अगर आप ड्यूअलिज्म का आंसर सुन लेंगे तो बात सारी स्पष्ट हो जाएगी। ड्यूअलिज्म कहता है कि एक सत्ता है मैटर की और एक सत्ता है कॉन्शियसनेस की। मैटर को हिंदी में बोलते हैं जड़ पदार्थ या भौतिक पदार्थ। कॉन्शियसनेस को हिंदी में बोलते हैं चेतना या चेतन पदार्थ या चेतना कह लीजिए उसको। ये सारा खेल कैसे हो रहा है, अगर इन दोनों को समझेंगे तो पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। क्या कहानी है देखिए, ये मैटर कॉन्शियसनेस की कहानी कैसे काम करती है। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, हम कोशिश करते हैं सबको सेट करते हैं कि एक के अंदर ही सेट हो जाए, कोशिश करके देखते हैं, ठीक। तो मैं जितनी भी चीजों को बांटूंगा तो मैं पाऊंगा कि या तो मैं उनको एक वर्ग मैटर में सेट कर सकता हूं, या मैं उनको एक दूसरे वर्ग कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना में एडजस्ट कर सकता हूं। जैसे लोहा है, लोहे को कहां रखेंगे आप? तो आयरन यहां आ गया। पानी कहां आएगा? यहीं आ जाएगा। आग कहां आएगी? आग भी यहीं आ जाएगी। हवा कहां आएगी? हवा भी यहां आ जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि हवा यहां आएगी, नहीं, हवा वहां नहीं आएगी, हवा भी मैटर है। ये सब कुछ यहां आ जाएगा।
लोहा, लकड़ी, जो जो भी आपको समझ में आता हो इस तरह की चीजें, वो सब यहां आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चीज है विचार, थॉट, थॉट भी तो है ना दुनिया में, हम सब लोग थॉट मतलब सोचते हैं, थॉट्स हमारे मन में आती हैं। फिर आपके मन में एक चीज आती है इमोशन। जब लोग दीवाने होकर बोलते हैं, ऐसे करते हैं, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, ये बकवास है। यहां जो दिल है वो केवल पंपिंग करता है ब्लड की। जब बहुत ज्यादा इमोशन है तो सिर के दाईं तरफ हाथ रख के बोल रहे हैं मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, क्योंकि राइट हेमिस्फेयर ऑफ माइंड में इमोशंस आते हैं। इमोशंस यहां नहीं आते हैं, ये कल्पनाएं हैं। इमोशंस यहां आते हैं, राइट साइड में आते हैं। तो अगली बार जब किसी को अंगूठी उंगूठी पहनाओ तो ऐसे करके बोलना कि मैं तेरे लिए मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, राइट साइड में। लेफ्ट में लॉजिक होता है ज्यादा, राइट में इमोशन ज्यादा काम करते हैं। तो जब आपके दिमाग में विचार ज्यादा है तो आपके दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव है। जब इमोशन ज्यादा है तो दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव है। और ये तो बिल्कुल एक्टिव, मतलब ये तो हमेशा एक्टिव रहता है। इसका काम तो ब्लड की पंपिंग करना, ब्लड की सफाई करना है। ये ब्लड सफाई नहीं करेगा तो मर जाएंगे 2 मिनट के अंदर। तो करता ही रहेगा। इससे कोई लिंक आपके इमोशंस का नहीं है। लेकिन अफवाह फैली हुई है, लोग कविताएं लिख रहे हैं दिल पे, लेकिन दरअसल दिल की कोई भूमिका इमोशंस में है नहीं। थॉट्स हैं, इमोशंस हैं। इसके अलावा कभी कभी आपकी विल पावर भी काम करती है कि मैं आज तो सिगरेट छोड़ ही दूंगा, मुझे कसम है मेरी मैया की, अगर मैंने सिगरेट पी तो। और विल पावर से आदमी कई बार छोड़ भी देता है कुछ चीजें, या कुछ चीजें शुरू करता है। कल से सुबह 5 बजे उठ के प्राणायाम करना ही करना है, और मान लीजिए सच में कर लिया तो विल पावर है इसका मतलब। नहीं कर पाए तो विल पावर की कमी है। ये विल पावर क्या चीज है? ये विल पावर भी तो कॉन्शियस वाली चीज है ना। थिंकिंग का मामला हो, इमोशंस का मामला हो, विल पावर का मामला हो, इन्हीं से जुड़ी बहुत सारी और भी चीजें हैं। कोई राय है आपकी, ओपिनियन है। ये ओपिनियन क्या चीज है? आपका कोई बिलीफ है, विश्वास है आपको, यहां तक कि अंधविश्वास मान लीजिए, सुपरस्टिशन है, वो क्या है? अब आपके मन में कभी कभी आ रहा होगा कि ये क्लासिफिकेशन जैसे हो रहा है, इसका आधार क्या है? मैं आपको आधार बताता हूं। आपने कुछ ऐसे लोगों को सुना होगा कि आपको पता है कि आत्मा पर रिसर्च करते हुए एक व्यक्ति ने आत्मा का वजन बताया 21 ग्राम की आत्मा होती है। एक रिसर्च है, बाद में खारिज हो गई वैसे वो रिसर्च, लेकिन कुछ मतलब मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचता हूं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे मूर्खों की बातें मत आइएगा। ये बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है अगर कोई आत्मा का वजन 21 ग्राम बता रहा है तो। क्यों? क्योंकि जितने लोग आत्मा को मानते हैं उनमें से अधिकांश ये मानते हैं कि आत्मा एक कॉन्शियस चीज है, और कॉन्शियस चीज का वजन नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा का वजन बताना एक तरह का गधापन है, अगर आप उसको कॉन्शियस मान रहे हैं तो। हालांकि कुछ लोग आत्मा को कॉन्शियस नहीं भी मानते, वो ऐसी बात करें समझ में आता है। लेकिन जो कॉन्शियस मानते हैं, जो कि ज्यादातर लोग हैं, आपने ये भी सुना होगा कि एक बार एक आदमी मरने वाला था, उसके कमरे की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए गए, कोई जगह नहीं छोड़ी गई, और जैसे ही वो मरा कांच टूट गया। मुझे नहीं पता कांच क्यों टूटा, टूटा कि नहीं टूटा, लेकिन अगर टूटा है तो उसकी वजह कुछ और रही होगी, ज्यादा गर्मी हो गई होगी, ये सब वजह रही होगी। क्योंकि आत्मा को निकलने के लिए कांच तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा विचार जैसी है। एक बात ऐसी हुई कि कमरा बंद है, विचार नहीं आ रहे मेरे मन में। अब सोच के देखिए, या शीशा लगा इसे धूप नहीं आ रही, धूप तो भौतिक वस्तु है। जब धूप जैसी भौतिक वस्तु, धूप क्या है, प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको आइंस्टीन ने साबित किया कि प्रकाश केवल वेव नहीं है, पार्टिकल भी है, फोटॉन्स उसका नाम दिया, उसी में नोबेल प्राइज मिला उसको। धूप जैसी चीज जो प्रकाश है, जो कि भौतिक वस्तु है, जब वो शीशा तोड़े बिना अंदर आ सकती है, तो चेतना, शुद्ध चेतना, जिसका मतलब है विचार, भावना। और कोई अगर आपसे ये कहता हो देखे ना कि मैं बहुत परेशान हूं, कमरे के अंदर बंद हूं और मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी, मेरे विचार बाहर छूट गए थे और मैं अंदर आ गया हूं, मुझे अपने विचार लाने के लिए बाहर जाना है, दरवाजा खोल दो या खिड़की खोल दो ताकि विचार आ सके अंदर। ये कुछ कुछ वैसी बात है। इसलिए ऐसे लोगों की बात में नहीं आना है, तर्क का प्रयोग करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। भौतिक वस्तु क्या है? बहुत लोगों ने कोशिश की डिफाइन करने की, कोई फाइनली कर नहीं पाए, लेकिन 1-2 बातें स्पष्ट हो गई। भौतिक वस्तु का पहला लक्षण यह है कि वो स्थान जरूर घेरती है, उसमें एक्सटेंशन होता है, यानी वो स्पेस लेती है, उसमें वॉल्यूम होता है। ये सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है।
जो भी चीज स्थान घेरती है वो भौतिक वस्तु है, सिंपल है। ये नहीं कि वो मोटी होगी पतली होगी उसको छू सकते हैं, नहीं। कई चीजें आप छू नहीं पाएंगे लेकिन वो स्थान घेरेंगे। कुछ भी मास एंड वॉल्यूम आप कह लीजिए, लेकिन बहुत सरल भाषा में बोलते हैं कि वो स्थान घेरती है। ठीक। दूसरा कि भौतिक वस्तु जैसी भी हो उसको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिय समझते हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये जो है 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, इन 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी ना किसी सेंस ऑर्गन से इन्हें परसीव किया जा सकता है, प्रत्यक्ष किया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नंगी आंखों से आप देख लेंगे। माइक्रोस्कोप बनाएंगे तो भी देखेंगे तो आंखों से ही। हो सकता है कि माइक्रोस्कोप बनाने के बाद देख पाए, हो सकता है कि टेलीस्कोप बनाने के बाद देख पाए, लेकिन टेलीस्कोप में अगर इतनी ताकत है तो खुद देख ले अपने आप। देख तो नहीं पाएगा ना, टेलीस्कोप तो आपके देखने की क्षमताएं बड़ी कर देगा, माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीजें देखने की क्षमता आपकी पैदा कर देगा। कुछ यंत्र आपकी सुनने की क्षमताएं बढ़ा देंगे, लेकिन सुनने की क्षमता तो आपकी इंद्रियों में ही है ना, कहीं और से तो आएगी नहीं। जो भी भौतिक पदार्थ है वो किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय से जाना जा सकता है, बेशक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस की मदद से जाना जाए। अब बताइए हवा क्या है? भौतिक है, क्योंकि हवा को टच होती है, स्थान घेरती है हवा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे जैसे प्रकाश है, प्रकाश आप आंख से मतलब प्रकाश को फील कर सकते हैं। धूप अगर है तो आपकी बॉडी पे टच होती है, समझ में आता है कि प्रकाश है। जो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं किसी तार के अंदर, जिसको हम करंट कहते हैं, छू के देखिए पता लग जाएगा एकदम कि भौतिक है कि नहीं है। कुछ लोग बड़ी गोलूपन की बात करते हैं, एनर्जी जो है, एनर्जी चेतन नहीं, एनर्जी चेतन नहीं है। एनर्जी भी भौतिक वस्तु है, क्योंकि मास और एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब है कि भौतिक वस्तु है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह भौतिक वस्तु है, चेतन नहीं है। हाँ, किसी ने बहुत बढ़िया बात आपसे कही, आपके मन में एनर्जी आ गई, मोटिवेशन आ गया, वो एक अलग एनर्जी है। यहां उसकी बात नहीं हो रही। यहां फिजिकल चीजों से बनने वाली जो एनर्जी है वो एनर्जी भी फिजिकल है, चाहे वो प्रवाह के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। आपने आग, कोयले में आग लगा के उसकी हीट से, उसकी भाप से टरबाइन चला के बिजली बना ली, ये सब कुछ भौतिक है। बिजली भी भौतिक है, भाप भी भौतिक है, टरबाइन का चलना, गति भी भौतिक है। ये सब मैटेरियल चीजें हैं। कॉन्शियसनेस वो है जिस पर ये दोनों बातें लागू नहीं होती हैं, वो स्थान नहीं घेरती है। और ना आप इन 5 इंद्रियों से, छठी इंद्रिय जिसको मन कहते हैं वो अलग चीज है, इन 5 इंद्रियों से आप इन चीजों को परसीव नहीं कर सकते। तो जिस भी चीज को आप परसीव 5 इंद्रियों से ना कर सकें, और जो भी चीज स्थान न घेरती हो, मोटे तौर पर मान लीजिए कि वो कॉन्शियसनेस है या उससे निकलने वाली कोई चीज है, थॉट है। क्या आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा विचार दूसरे विचार की तुलना में लंबा है, मोटा है, आगे खड़ा है, पीछे बैठा है? नहीं बता सकते। स्थान नहीं घेरता है। भावना भी स्थान नहीं घेरती है ना। आपने कभी अपने आप से कहा हो कि मैं अच्छाई की भावना लाना चाहूं, पर बुराई की भावना आगे खड़ी हुई है, जगह नहीं दे रही उसको। ये बुराई तो हट ताकि अच्छाई आगे आ सके। नहीं, कुछ मतलब नहीं इन बातों का, क्योंकि स्थान नहीं घेरते हैं। और 5 इंद्रियों से आप नहीं देख सकते। आप अपनी आंख से अपने विचार को नहीं देख सकते, कुछ भी कर लें।